कक्षा 10 का ये सेकंड चैप्टर है, संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए तो उसका दिमाग जो है घूम जाता है कि संघवाद क्या है। तो आज हम बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं कि संघवाद क्या है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। संघवाद के अंतर्गत जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि संघवाद के अंदर दो सरकारें होती हैं। संघवाद में दो सरकारें होती हैं, यानी कि शासन की ऐसी व्यवस्था जहां दो सरकारें हों, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो जहां भी ये व्यवस्था होगी वो संघवाद कहलाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में 193 देश सम्मिलित हैं और उनमें 25 देशों के अंदर, कितने देशों में? 25 देशों में संघवाद शासन चालू है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व की 40% जनता जो है वो संघवाद के अंतर्गत है। यानी कि जहां जहां संघवाद शासन है तो आप ये मानकर चलिए कि 40% जनता पूरे विश्व की इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था में सम्मिलित है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य बटी होती है, विभाजित होती है। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन की विशेषताएं क्या हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण पूरे विश्व के 25 देशों ने इसको लागू किया। कोई तो विशेष बात होगी। अगर कोई विशेष बात है तो वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो ये एक पहला पॉइंट है कि संघवाद के अंतर्गत जो है 2 शासन व्यवस्थाएं होती हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। दूसरा पॉइंट, दोहरे उद्देश्य, यानी कि संघवाद के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला कौन सा? क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से कोई राज्य होता है तो वहां की कुछ भाषाएं होती हैं, कुछ संस्कृतियां होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो उनका पूर्ण सम्मान किया जाता है। और दूसरा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करी जाती है। यानी कि दोहरे शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, उसका सम्मान प्लस देश की एकता और अखंडता का सम्मान भी किया जाता है। तीसरा है, नागरिक समूह पर एक अधिकार अलग अलग। नागरिक समूह पर एक अधिकार अलग अलग। वो क्या है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकार होती है, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और इनमें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ये जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, तो वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे मान लो हमारा देश है, हम भारत के रहने वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम जम्मू कश्मीर रहने वाले हैं, लेकिन हम चाहे उड़ीसा के रहने वाले हों, कहीं के रहने वाले हों,
तो हम पे शासन राज्य स्तर का भी चलेगा और केंद्र स्तर का भी, यानी कि भारत सरकार का भी और स्थानीय सरकार का भी। जैसे कानून बनाने में राज्य सरकार का अलग कानून होता है, केंद्र सरकार का अलग कानून होता है, लेकिन जनता को दोनों ही कानून मानने पड़ते हैं। कर वसूलने का अधिकार, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम रेल में जाते हैं तो हम केंद्र सरकार को, हम रेल का टिकट खरीदते हैं तो उसकी आय केंद्र सरकार को भी जाती है और राज्य सरकार को भी जाती है। प्रशासन केंद्र का भी हमें मान्य करना पड़ता है और राज्य का भी। तो शासन व्यवस्था जो है वो हम नागरिकों को दोनों सरकारों की माननी पड़ती है। ठीक। तीसरा पॉइंट है सुदृढ़ शासन। सुदृढ़ शासन यानी कि संविधान में मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले संशोधन नहीं कर सकती, बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होना चाहिए। यह कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, केवल इतना सा। कितना? केवल इतना सा। अगर संविधान ने जो मौलिक अधिकार या मौलिक चीजें दे रखी हैं हमें, तो वो न केंद्र सरकार उसको हटा सकती है न राज्य सरकार। हटाएगी कब? अकेले किसी सरकार की बस की बात नहीं है। अगर कोई अधिकार हमें संविधान के द्वारा मौलिक रूप से प्राप्त हैं या कोई नियम कायदे कानून संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हैं, तो अकेले ना तो केंद्र सरकार उसको बदल सकती है और ना ही राज्य सरकार। तो संघवाद की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि संविधान संशोधन जो है वो आसानी से नहीं होता है। संशोधन कब हो सकता है? जब केंद्र सरकार चाहे और राज्य सरकार भी चाहे। राज्य सरकार की विधायिका जो है उस पर अपना मत प्रदान करे कि साहब हम ये संशोधन चाहते हैं, और केंद्र सरकार भी कहे हम संशोधन चाहते हैं, तब 1/3 बहुमत से दोनों सरकारें मिलकर के उस संविधान को बदल सकती हैं, अन्यथा इतनी आसानी से नहीं बदलता है। चौथा, पांचवा, संविधान की सर्वोच्चता। संघवाद शासन में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों को के अधिकार क्षेत्र और स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं और संविधान अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह कहने का तात्पर्य इतना सा है कि संविधान ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों सरकारों को उनके अधिकार स्पष्ट रूप से कर दिए हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य आपको नहीं करना है। कुछ कार्य राज्य सरकार के हैं और कुछ कार्य केंद्र सरकार के हैं और कुछ कार्य दोनों सरकारों के हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामले में हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप करे। संविधान ने दोनों के अधिकार स्पष्ट कर दिए हैं। यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण चीज क्या है? संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान में जो अधिकार हैं वो अधिकार स्पष्ट है। कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है न्यायालयों की सर्वोच्चता। यानी कि संघवाद शासन में न्यायालय की भी विशेष भूमिका होती है। जब कभी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, देश विदेश में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई आपस में लड़ता है झगड़ता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं। तो उसी प्रकार से संविधान ने संघवाद शासन में न्यायालय की विशेष भूमिका है। लेकिन यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य अगर कोई विवाद होता है, कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें कि केंद्र को और राज्य को मनमुटाव पैदा हो जाता है, तो उस स्थिति में निर्णय कौन करेगा? अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है,
बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता है तो माता पिता उसको समाधान करते हैं। लेकिन जब सरकारों के मध्य लड़ाई झगड़े होंगे तो कौन समाधान करेगा? तो इसका संविधान न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की गई है कि संविधान के द्वारा कि अगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उस विवाद को केवल और केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल करेगा। कुछ मामले उच्च न्यायालय के पास भी आते हैं और वैसे विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ही हल करेगा। अगला पॉइंट आता है वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता यानी कि धन, पैसा पैसा पैसा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संविधान में संघ शासन की व्यवस्था के अंतर्गत दोनों को उनके अधिकार बांट दिए हैं, उनके कार्य अलग कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से कार्य उनके अलग करे गए तो ये व्यवस्था भी करी गई कि पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा कहां से और जाएगा कैसे। तो केंद्र सरकार की आय के साधन है, राज्य सरकार की आय के साधन है। तो इन सरकार आयोग की सरकार आय के साधनों को इकट्ठा किया जाएगा और केंद्र सरकार अपनी आय का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को देंगी, राज्य सरकार जो कर इकट्ठा करेंगी वो केंद्र सरकार को देंगी कुछ हिस्सा। तो इस प्रकार से इनकम के स्रोत भी दोनों सरकारों के मध्य संविधान द्वारा बांटे गए हैं कि कौन कौन से अधिकार आपको दिए जाते हैं, कौन कौन से कर आप राज्य सरकार को वसूलने हैं, कौन से कर केंद्र सरकार को वसूलने हैं और उन करों को इकट्ठा करने के पश्चात किस कर से राज्य सरकार का भला होना है और किस कर से केंद्र सरकार का भला होना है। तो ये सब स्पष्ट है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इनकम टैक्स भरा जाता है, रेलवे का किराया हम लोग देते हैं, हम ट्रेन से टिकट खरीदते हैं और फिर यात्रा करते हैं, तो वो इस सारा कर जो है इसी तरीके से वसूला जाता है और फिर उस कर को जो है विशेष रूप से राज्य सरकारों के मध्य और केंद्र सरकार के मध्य बांटा जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि आप संघवाद को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर 2-3 बार आप इस चीज को रिपीट करेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और मैं समझता हूं कि आपको याद करना बहुत जरूरी है और संघवाद आप किसको कभी भूलेंगे नहीं, आपको